बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन, मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिन 3 स्टोरीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 24 नवंबर के PTI के एहतजाज के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद के ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया और PTI और हुकूमत दोनों को कसूरवार ठहराया। कहा कि PTI ने गलत किया है तो हुकूमत ने भी गलत किया है। दौरान समाअत क्या कुछ हुआ, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। आज की दूसरी स्टोरी में PTI के अंदरूनी इख्तिलाफात और इसके बाद जो इस्तीफ़ों का तसलसल है उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आज हम ये भी बात करेंगे कि उमर अयूब के बाराज ने भी जुडिशल कमीशन से इस्तीफ़ा दे दिया है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी फ़लस्तीन के क़याम पर सऊदी अरब और फ्रांस ने कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है। पसे पर्दा चल क्या रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के डिस्कशन में मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। स्टूडियोज़ में जुनैरा अज़हर साहिबा मौजूद हैं हमारे साथ। इसके साथ साथ मोहम्मद आदिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इफ्तिखार फिरदौस साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आगाज़ डिस्कशन का करूँगी जुनैरा आपसे। आज हमने देखा कि दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरहमी का इजहार किया गया और इक्वली कसूरवार ठहराया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत को। क्या कहेंगी आप? वेल, थैंक यू जवेरिया। साथ ही आपने देखा कि जो हमारे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार, उन्होंने भी ये कह दिया कि हम तो बिल्कुल रिस्क में नहीं डाल सकते कैपिटल को और हम इस चीज़ की इजाज़त कैसे दे देते कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा था वो होता। प्रॉब्लम इज़ कि अदालत की रिट कितनी है इस पे मैं क्या ही कहूँ। वी ऑल नो दैट जिस तरह चीज़ें हो रही हैं। और इससे पहले क्योंकि सबको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के करीब हम जाता देख रहे थे इस समाअत से पहले, क्योंकि जो नोटिसेस इशू हुए हैं हाई कोर्ट की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, उसका अगर कॉन्सिक्वेंस आया, अगर कंटेम्प्ट लग गई तो MPAs MNAs किधर जाएंगे? उनके ऊपर जब कंटेम्प्ट लगेगी दे माइट लूज़ देयर सीट्स। बहरहाल ये तो एक्सट्रीम उसकी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ये मामला अदालत के हाथ से तो अब निकल गया। जो होना था वो हो चुका है। बहुत ही बेहतर होता अब इस वक्त की जो सूरत हाल है इसके ऊपर ख़ुद आइनी बेंच बैठ जाए और देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहाँ कहाँ किस किस के जो हैं वो वायलेट हुए हैं और साथ ही स्टेट कहाँ कहाँ वायलेट हुई है। दोनों तरफ की बात कर रहे हैं ना वो, तो इसी पे कोई हेयरिंग कर लें, इसी पे कोई बैठ जाए आइनी बेंच। ये टेस्ट हो जाएगा आइनी बेंच का भी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को कैसे देखती है, कैसे डिबेट करती है। और PTI को भी शायद कुछ तसल्ली हो जाए, गवर्नमेंट का भी कुछ ना कुछ स्टांस कवर हो जाए, तो वो जो एक टग ऑफ वॉर चल रही है दोनों साइड्स की, वो किसी तरह मिटिगेट हो जाए और मामले आगे चलें। लेकिन आई सी इट एज़ अ लिप सर्विस ओनली। जो कुछ आज कमेंट्स आए हैं, आपको पता है हम आदी हो गए हैं टिकर्स में कमेंट्स पढ़ने के और कमेंट्री पढ़ने के, बट वैसे इससे कुछ होगा नहीं। ठीक है आदिल साहब, जिस तरह से जुनैरा भी बात करी थी कि बिल्कुल ये इट्स यूजलेस और स्पिल्ट मिल्क, लेकिन फिर भी बात हो रही है इक्वली कसूरवार ठहराया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और हुकूमत को भी। आज हमने देखा कि बरहमी का इजहार किया गया, कहा गया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कसूरवार है तो हुकूमत भी कसूरवार है। और अपने प्रोग्राम में बारहा हमने दोनों जमातों को ही तनकीद का निशाना बनाया है। किस तरह से देख रहे हैं आज की समाअत और फिर ये रिमार्क्स? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो हुकूमत है उसको अदालत ने ख़ुद जो है वो एक रास्ता फराहम किया था कि वो इस प्रोटेस्ट को जो है बाय हुक बाय क्रुक रोक सके। और अदालत के इसी फैसले को जवाज़ बनाकर हुकूमत ने जो है वो कंटेनर्स लगाए इस्लामाबाद में और जिस तरह से डिप्लॉयमेंट की और फिर हमने फिर उसका अंजाम देखा। उस डिप्लॉयमेंट के नतीजे में जो कुछ हुआ और उसके बाद से जो कंट्रोवर्सी चलती आ रही है वो बेसिकली उसी अदालती हुक्म के पस मंज़र में ये सारा कुछ हुआ है। अब अगर उस अदालत का हुक्म उसने इम्प्लीमेंट कराना है तो इसमें जो सबसे ज़्यादा डैमेज होगा वो तहरीक इंसाफ का ही हो सकता है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि एक सूबे का वज़ीर आला है, उसमें MNAs है, MPAs है, जिनको ये ख़ास तौर पर बताया गया था कि अदालत ने हुक्म दिया है कि उन्होंने एहतजाज नहीं करना, एहतजाज पर पाबंदी है। लेकिन ये कोई नई बात तो नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर डी चौक पर एहतजाज के हवाले से था, लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि
जस्टिस बंदयाल जो चीफ जस्टिस थे उनकी सरबराही में बेंच खुद ही इमरान खान को प्रोटेक्शन जो है वो देता रहा, और जिसके नतीजे में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस वक्त इमरान खान पर लग सकती थी कि उनके कारकुन जो है वो डी चौक पहुंच गए थे, गो के वो खुद पीछे थे, सेंटोरस के पास तक तो वो भी आ गए थे। वायलेशन तो तब भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की थी, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान को स्पेस दी गई और सारा मलबा जो है वो दूसरी तरफ डालने की कोशिश भी की गई कि आप जब आंसू गैस चलाएंगे तो लोग जो वहाँ मौजूद हैं वो दरख्तों को भी आग लगाएंगे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान में तो कोई ऐसी नई नहीं है। अब मसला ये है कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इस हुक्म की आड़ में जो कुछ हुआ है, अब अदालत अपने फैसले स्टैंड ले पाएगी नहीं ले पाएगी, या ये मामला बिल्कुल फिर ऐसे ही कहा गया है कि आपने मीडिया पे हर जगह ये कहा है कि इस्लामाबाद ऑर्डर पे हम इजाज़त नहीं दे रहे, लेकिन साथ ही साथ इफ्तिखार साहब ये कहा गया है कि शहरियों, ताजरों और मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल नहीं रखा गया। हमने वाज़े कहा था कि उनके हुकूक का ख्याल रखना है। जो पेटिशन है वो बेसिकली इस्लामाबाद का जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है, ताजर बिरादरी, उन्होंने सबमिट की थी। तो लिहाजा जो बात गई है कोर्ट के अंदर आज, उसको उसी जो है वो डायरेक्शन में जो है वो देखा जाए, क्योंकि जो बात बेसिकली इकोनॉमिक सिचुएशन और जो बिजनेस की जो एक्टिविटी है उसके रोकथाम के हवाले से थी कि उसको बंद ना किया जाए। अब मुझे इस बात पर ताज्जुब भी है कि ये भी सबको पता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो क्या करने वाली थी और किस तरह सूबाई यानी फेडरल कैपिटल के ऊपर जो है वो चढ़ाई करने वाली थी। मुझे इस बात का इदराक नहीं हो रहा, लाइक आई कांट अंडरस्टैंड कि किस तरह कोर्ट समझती थी कि इतने बड़े मॉब को जो है वो रोका जाएगा बगैर कंटेनर्स के या बगैर फोर्स के। आई हैव नो आइडिया कि इस सारी डिबेट का जो है वो हासिल असल में है क्या, सिवाय इसके कि आप पब्लिकली ये बात एक्नॉलेज कराना चाहते हैं कि गवर्नेंस का एक फेलियर है, और दूसरा ये है कि जो एक सेंटिमेंट है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो नाइंसाफी हुई है, तो आप दोनों को जो है वो एक ही जो है वो म्यान में पकड़ कर जो है वो दोनों को रगड़ लें। सेंटिमेंट तो यही है वो निकल के आता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सिचुएशन इस टाइम पर जो है वो डेवलप हो रही है, वो ना तहरीक इंसाफ कोर्ट के ऑर्डर्स को मान रही है और ना हुकूमत मान रही है। तो लिहाजा जो कोर्ट ने बात की है उसका अगर हम कॉन्टेक्ट करें तो यही है कि आप दोनों इस सिचुएशन के जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप हमारी बात नहीं मानते हैं। ठीक है, दोनों को जिम्मेदार ठहराया गया है। जुनैरा, हवाले से बात की गई है कि अवाम का क्या कसूर था, अवाम ने जो सफ़र किया, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, हमेशा ऐसा होता है, हम देखते हैं कि हुकूमती झगड़ों में अवाम सफ़र करती है। आपको लगता है कि इस जो अमल है इससे कुछ सीखा होगा? अगर दोबारा इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, एहतजाज किया जाता है, तो ख्याल रखा जाएगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। उसकी वजह यह है कि फ़ाइनल कॉल से लेके अब तक कि जो सिचुएशन है उसमें दोनों साइड्स के जो बिहेवियर हैं उसमें कहीं भी कोई चेंज नहीं है। हम बहुत दिनों से ये डिबेट्स कर रहे हैं अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कि क्या अगर कोई नुकसान हुआ है तो उससे किसी ने कुछ सीखा है। तो दोनों तरफ का नुकसान भी हुआ है, लेकिन दोनों तरफ कुछ सीखा भी हमें नज़र नहीं आ रहा। वही पॉस्चरिंग अभी थोड़े से दिन गुजरते हैं, जब आप थोड़ी सी क्रिटिकल क्वेश्चनिंग पीटीआई से शुरू करते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे तो लोग मारे गए हैं, तो हमसे तो आप कोई और बात ही ना करें। साथ ही जब उनको ये कहें कि अगर दूसरी तरफ रेंजर्स हैव फॉलन, तो वो भी तो, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो पुलिस के लोग हैं वो भी तो पाकिस्तानी हैं, उसका वो जवाब नहीं देते। तो दोनों तरफ एक अजीब सा रेट्रिक है जिसमें कोई भी सीखने को तैयार नहीं है। सिर्फ यूँ लगता है कि शायद थोड़ा सा इस बात पे सांस ले लेना चाहिए कि इस दफ़ा क्योंकि बहुत एक सख्त हाथ से निपटा गया है पीटीआई के साथ, तो शायद 2 महीने या 3 महीने एक और ऐसी कॉल ना आए, लेकिन ये आएंगे, ये बार बार आएंगे। दिस इज़ देयर हिस्ट्री। और अगर इतना ही ख्याल हो तो फॉर गुड के लोगों की शहादत हुई, आपने आर्म्ड एमिनेशन यूज़ किया, तो कह दें कि जब तक टिल फर्दर नोटिस भूल जाएं आप प्रोटेस्ट को, क्योंकि हम अपने लोगों को नहीं मरवा सकते, वो भी नहीं कह रहे। सो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये एक लाहासिल सी बहस है। आई डोंट नो इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन बहरहाल अच्छा तो नहीं होगा। ठीक है आदिल साहब, जिस तरह से ये भी आज हुकूमत का काम था कि उन्होंने अमन व अमान को बहाल रखना था और सिचुएशन ऐसी क्रिएट नहीं करनी थी जैसी बन गई। कहा गया आपने तो पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया, चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि मैं खुद विक्टिमाइज रहा, मैं इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं हो सका।
देखिए, अगर हुकूमत उस वक्त ये ना करती, जो कुछ जिस तरह का लीडरलेस जो है वो मॉब था, जिस तरह से उन्होंने मीडिया हाउसेस के अंदर आकर तोड़फोड़ की, और जो फोर्सेस के ऊपर जिस तरह से हमला किया, उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, कोई उनको समझाने वाला नहीं था, ना कोई उनको लीड करने वाला वहाँ मौजूद था। तो अगर वहाँ पर दुकानें खुली होती, अब माजी में पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे जो है वो एहतजाज देखें जिसके अंदर बैंकों को लूटा गया, जिनके अंदर दुकानों को लूटा गया। अगर ये सिचुएशन बन जाती कि मॉब वहाँ पे दुकानों में घुस जाता, वहाँ तोड़फोड़ करता, लूटमार करता, हमने ये भी देखा है इसी मॉब ने जो है वो टूल प्लाजे के अंदर जो है वो सामान की लूट की है, वहाँ से कंप्यूटर उठा के ले गए हैं, उनको और भी कोई चीज़ नज़र आ गई। अब मैं इसमें यहाँ पर जब डी चौक के ऊपर जो एक कंटेनर्स के ऊपर एक ग्रीन जो पर्दा था, आप यकीन करें कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुन थे वो उनको उतार कर उनकी जो है वो बना के, उनको गठरियां बना के जो है वो भी उतार के ले गए। वो खुदा ना खास्ता यहाँ पर अगर दुकानें खुली होती तो आप बताएं कि फिर किस तरह का मॉब जिसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, अगर वहां पर तोड़फोड़ शुरू हो जाती, वहां पर लूटमार शुरू हो जाती, तो कौन उसको कंट्रोल करता, कैसे कंट्रोल करता? जो रियासत की जिम्मेदारी जो है वो उन दुकानदारों को प्रोटेक्शन देना थी, और जिस किस्म के हालात थे, जिस किस्म की शेलिंग थी, जिस तरह से जो है वो गोलियां चल रही थी या जिस तरह से रबर बुलेट्स चल रही थी, अगर वो ना बंद होती तो ये शायद हलाकतों का जो ववेला जो है हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है या तहरीक इंसाफ की तरफ से किया जा रहा है, वो कैजुअलिटी हो सकता है कि इससे ज्यादा हो जाती, क्योंकि गोली तो जो है वो नहीं देखती कि वो किसको लग रही है और उसके सामने खून खड़ा है, उसके सामने एहतजाज करने वाले खड़े हैं या ताजर खड़े हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बेहतर स्ट्रैटेजी तो यही है जो अपनाई गई थी कि यहाँ पर जो बिजनेस एरिया है जितना है वो सारा क्लोज कर दिया गया था, क्योंकि इतनी बेतहाशा शेलिंग के आपको अंदर लगता है कि किसी हद तक जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी वो, ज़फ़ार साहब आप अग्री करते हैं इससे कि जो स्ट्रैटेजी हुकूमत की जानिब से अपनाई गई थी किस हद तक वो मौसर साबित हुई, और कहाँ पे फ्लॉस थे? क्योंकि आज तो दोनों को एक ही पैराहे में तोला गया है कि दोनों की गलती थी। देखें, जहां तक सिक्योरिटी का जो है वो ताल्लुक है, स्टेट ने या गवर्नमेंट ने जो करना था वो तो कर दिया। कहां तक वो मौसर जो है वो रही, मेरे ख्याल में उसमें फेलियर तो नजर आता है, क्योंकि अगर वो मौसर होती तो वो कभी इस्लामाबाद तक पहुंचते नहीं, वो पहुंच गए। और फिर जिस तरह बाकी सारी चीजें हुई और जिस किस्म के इल्जामात जो है वो आए हैं, अब मेरे ख्याल में उसमें फेलियर तो जो है वो नजर आता है। लेकिन मॉब को डिस्पर्स करना और फिर एक ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करना जो शायद कैजुअलिटी के फिगर्स आ रहे हैं, शायद इससे काफी ज्यादा थी, इस हद दर्जे तक तो आप कह सकते हैं कि रियासत ने अपने आप को इम्पोज किया और अभी भी इम्पोज करने की जो है वो कोशिश कर रही है। लेकिन बात यह है कि ये सिचुएशन नॉर्मल है नहीं, और मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूँ इस मौजूदा सिनारियो के अंदर कि कोर्ट्स के पास कम से कम इन इश्यूज का हल नहीं है। तो कोर्ट की लिप सर्विस या उनके जो वर्डिक्ट्स हैं उनको आप एज इंस्टीट्यूशन तो जो है वो मान सकते हैं, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की जो पावर है और जिस तरह वो चाहते हैं, मेरे ख्याल में ना वो इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर है और ना वो पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम पर इसके लिए तैयार हैं कि वो बातें जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मान ले। इस मसले का हल कोर्ट के अंदर नहीं है, ये मसला पॉलिटिकल है, इसका हल पॉलिटिकल ही हो। ठीक है जुनैरा, इस चंक को हम कंक्लूड हैं, और सवाल यही है कि इससे पहले हमने देखा कि 9 मई का वाक़या हुआ, और जब 24 नवंबर था तो हमने कहा था कि ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी इस तरह का वाक़या हो चुका है। अब हुकूमत के पास बहुत सी एग्जाम्पल्स आ चुकी हैं। अगर इन फ्यूचर कोई भी जमात हुकूमत में होती है और इस तरह का एहतजाज और इस तरह का वाक़या रूनुमा होता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि सूरत हाल यहाँ तक ना पहुँचे, और अगर यहाँ तक पहुँच भी जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए? जवेरिया, अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान का कंपैरिजन और कंट्रीज़ के साथ कर नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि हर जगह का एक अपना कॉन्टेक्स्ट होता है। पाकिस्तान का हमेशा से एक अपना कॉन्टेक्स्ट रहा है, और उससे बाहर जाके हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये दूसरे मुल्कों से हम सीख के ऐसे कर लें वैसे कर लें, हो नहीं पाएगा ना। यहाँ डायनामिक्स बड़े डिफरेंट हैं। लेकिन बात यह है कि क्या उससे हमारे वो पॉलिटिशियंस जो जेल में होते हैं वो सीख के बाहर निकलते हैं, या जो अंदर जाने वाले होते हैं उन्होंने सीखा होता है? तो द आंसर इज़ नो, क्योंकि जिसकी भी बारी आती है वो ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करता है दूसरे पे। दैट इज़ द बिहेवियर दैट वी नीड टू क्वेश्चन, कि आप लोग अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए हर चीज़ बंद भी कर देते हैं। ठीक है, आवाम का नुकसान होता है, छोड़ दें हमें थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये साइकिल इतना पुराना हो गया है कि इससे कभी आप बाहर निकलेंगे? तो मेजर क्वेश्चन ये होना चाहिए, और पॉलिटिकल कंसेंसस और पॉलिटिकल सिस्टम की बेहतरी की बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि कभी हाई कोर्ट बोल रही हो या कोई और कोर्ट बोल रही हो। ये उनका काम ही नहीं है।
सो पॉलिटिकल हल है इसका, वो लोग निकालना चाहते हैं या नहीं, दैट इज़ द मेजर क्वेश्चन फॉर मी। आदिल साहब, आपको क्या लगता है पॉलिटिकल हल इसका होना चाहिए और इसते हुए पॉलिटिकल अफवाह तफहीम से हल मुमकिन हो सकता है? देखिए, तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल जमात है, उसको इसी तरह बिहेव करना चाहिए। अब जिस तरह से वो आए रोज़ जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं और जिस तरह की सूरत हाल डेवलप होती है, और ये कोई उनका तो एक जैसे कि पूरा एक बैकग्राउंड है। लाहौर के अंदर भी हमने जब उनको क्रैकडाउन हुआ था तब यही कुछ देखा था, 9 मई को जो हुआ हमने यही कुछ देखा। इसके अलावा जितनी दफ़ा भी केपी से जो है वो कॉल दी गई है या केपी से एहतजाज जो है वो इस्लामाबाद इंटर हुआ, यही कुछ हम देखते आ रहे हैं कि वो आते हैं और वहाँ कंटेनर्स लगाए जाते हैं। कंटेनर्स तहरीक इंसाफ का मॉब का तो रास्ता नहीं रोक सकते, ये तो अब तयशुदा बात है। और ये अब हुकूमत को भी पता है, फोर्सेस को भी पता है कि सिर्फ कंटेनर इस मसले का हल नहीं है। इस दफ़ा जो जितनी सख्त स्ट्रेटजी अपनाई गई थी वो रियासत को नहीं अपनानी चाहिए और ना रियासत को इतनी इस स्टेज पे लेके जाना चाहिए कि वो ये जो है वो ताकत का इस्तेमाल करे। तो इसका एक ही वाहिद हल निकलता है, वो सियासी है। और सियासी हल के लिए ज़रूरी है कि पहले इमरान खान को अपनी सोच बदलनी चाहिए कि उन्होंने सियासी तरीके से बातचीत को आगे लेके चलना है या इसी तरह वफाक पर चढ़ाई जारी रखनी है। वफाक पर चढ़ाई से इमरान खान को, ना उनकी पार्टी को, ना उनके वर्कर को कुछ नहीं मिलना। बातचीत से ही हल निकलना है। बातचीत के लिए ही जो है वो उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को और उनके ऊपर एतमाद करना चाहिए, तभी कोई रास्ता निकल सकता है। अदरवाइज बहुत मुश्किल है कि सिर्फ एहतजाज करके कोई रास्ता जो है वो तहरीक इंसाफ निकाल सके और इमरान खान को कोई रिलीफ मिल सके। तो ये असल में तो ना तो एहतजाज से इस मसले का हल निकल सकता, अदालती जो हम देख रहे हैं कि समातें हो रही हैं और अदालती हुक्मनामे हैं उनसे इस मसले का हल होगा। इफ्तिखार साहब, आपको क्या लगता है इस मसले का हल पॉलिटिकल है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जानिब सोच रही है, आपको लग रहा है? देखें, पॉलिटिकल तो है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। मेरे नज़दीक कोई दो राय हो नहीं सकती। जो बंदा इस सिचुएशन को समझता है और पाकिस्तान के डायनामिक्स को जो है वो समझता है, अल्टीमेटली आपने बार्गेन करने के लिए जो है वो टेबल पर जो है वो बैठना है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो। मेरे ख्याल में हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन का नतीजा हमने देख लिया है और कोर्ट की जो बात है, जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, वो उसी बात की एग्जाम्पलिफिकेशन है कि जब आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन ठीक है कौन गलत, तो आप दोनों को कोसना जो है वो शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल में इस टाइम पर जो बहस है वो यही है कि लीवरेज जो है वो क्या होना चाहिए, क्या लेन देन के मामलात जो है वो सेटल होने चाहिए। जो धरने का मकसद था वो इमरान खान की रिलीज का था। आया एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो है वो इस बात को सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे, किस किस्म के बार्गेन्स इस पे होंगे। अभी हम अगले सेक्शन में बात भी करेंगे कि जो इस्तीफे जो है वो आ रहे हैं इस टाइम पर तहरीक इंसाफ से, तो वो भी इसी बात से लिंक्ड है कि वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो है वो केसेस हैं। इन द सेम वे जो है वो समझ रहे हैं कि उनके जो बानी हैं उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो जो है जुडिशल नहीं है, वो पॉलिटिकल बेसिस के हैं। जब ये मामलात अब के सामने आ गए हैं, मेरे ख्याल में इसके कोई जी शऊर आदमी ये नहीं सोच सकता कि हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन, एक सूबे में पूरी एक हुकूमत है, एक उनके पास पावर है, ट्रैक्शन है लोगों को निकलने के लिए। ठीक है, हम उनके तरीकाकार से जो है वो अग्री नहीं कर सकते, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो शुरू हो। कब शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, फिलहाल तो मुझे वो आसार नजर नहीं आते हैं। ये एक ऑनेस्ट जो है वो बात है कि मुझे उसके आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन इस मसले का हल पॉलिटिकल ही और अफवाह तफहीम से ही अपेरेंटली इसका हल निकल सकता है। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होने वाले इख्तिलाफात और उसके बाद इस्तीफों पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत दिन से हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आखिर पक क्या रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्योस की सी सूरत हाल है और कन्फ्यूजन का सिलसिला जो है वो जारी है और थमने का नाम नहीं ले रहा। हम देख रहे हैं कि उमर अयूब के बाद शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन से इस्तीफ़ा दे दिया। इससे पहले हमने देखा कि जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने इस्तीफ़ा दिया, गो कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया। अब कहा जा रहा है कि सेनेटर अली जफ़र और इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर का नाम ज़ेरे गौर है। बानी PTI की जानिब से ये दो नाम जो हैं वो डिसाइड किए जा रहे हैं। आदिल साहब, क्या चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, हमें समझ नहीं आ रही। या तो ऐसा लग रहा है कि इख्तलाफात हैं आपस के, और दूसरी जानिब हमें ऐसा भी लग रहा है वो लोग जो ओहदों पे मौजूद हैं, या तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम इन्हें दो ओहदों के काबिल नहीं हैं, या बानी PTI को लग रहा है कि ये इसके अहल नहीं है। क्या चल रहा है अंदर?
देखिए, जो बाकी लीडरशिप है ना, जैसे चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर या जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी हद तक तो ये बात कही जा सकती है कि ट्रस्ट जो है वो नहीं है, ना बाकी लीडरशिप को उनके ऊपर ट्रस्ट है, ना उनको बाकी लीडरशिप के ऊपर ट्रस्ट है। लेकिन जो जुडिशल कमीशन में ये जो मामला हुआ, मेरे ख्याल में तो तहरीक इंसाफ की एक समझदार मूव है। वो इसलिए कि जो जुडिशल कमीशन में गो के अक्सरियत नहीं है, वहाँ पे तो चीफ जस्टिस खुद अकलियत पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे सिर्फ अक्सरियत सिर्फ जो है वो हुकूमत के पास है। और लेकिन अब चूँकि जजेस की तकर्री, ये जो मरला शुरू हो गया, 6 तारीख को इजलास है, उसके बाद फिर 14 को इजलास है, इसमें जो है वो जजेस की तकर्री होनी है। उसमें जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं उनकी जो है मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। जो शिबली फराज थे, जो उमर अयूब थे, वो दोनों पॉलिटिकल शख्सियात थे, उनको जो कैंडिडेट्स हैं उनके बैकग्राउंड्स का उनको उस तरह से आइडिया नहीं है। अब ये जो प्रोफेशनल जो लॉयर्स आएंगे इस कमीशन के अंदर बैठेंगे, ये जाहिर सी बात है इनका बहुत एक एक्सपीरियंस है और ये बहुत सारे लोगों को जानते हैं, उनके बैकग्राउंड्स को जानते हैं। तो हासिल कुछ भी ना हो, लेकिन कम से कम उसके ऊपर डिबेट तो हो सकती है। अगर कोई किसी के ऊपर कोई करप्शन के एलिगेशंस हैं या उसके माजी में कुछ इस किस्म का मामलात है जिनको हाईलाइट होना ज़रूरी है, तो कम से कम वो एक जुडिशल कमीशन के फोरम के ऊपर इन चीज़ों को हाईलाइट तो कर सकते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो 2 फैसले हैं इनके रिज़ाइन के और उनकी जगह जो तकर्रियाँ गई हैं, वो बड़ा समझदारी का फैसला है। गो के उसका फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, हुकूमत की अक्सरियत है। इसीलिए बिलावल भुट्टो भी हम मुसलसल जो जुडिशल कमीशन के हवाले से उनके एतराज़ात जो है वो सामने आए, उसकी बेसिक रीज़न ये है कि अक्सरियत में हुकूमत है, तो जो जजेस तकर्री है वो भी हुकूमत की मर्जी से जो है वो होगी, चाहे वो हाई कोर्ट्स में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हो। तो आने वाले दिनों लग रहा है कि ये एक अच्छा फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जुनैरा, आपको भी ऐसा कि उमर अयूब और शिबली फराज की जगह अब जो 2 नाम सामने आए हैं, ये बेहतर हैं जुडिशल कमीशन के लिए? तरमीम के आफ्टर मैथ में क्या होगा, सिस्टम किस करवट बैठेगा, इस पे अभी तक सोचने का टाइम ही नहीं मिला। बानी पीटीआई को कह लें या पीटीआई को कह लें, ये सारे इस वक्त हवा में तीर चला रहे हैं। बात यह है कि जब इनको ये पता चला था कि इनके कैंडिडेट्स को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, उस वक्त भी इसी सोच के साथ अपने वकला को इन्होंने आगे किया था, थिंकिंग कि वो बेहतर डील कर लेंगे सिचुएशन को। बट जो हुआ आपके सामने है। अब जुडिशल कमीशन एक बॉडी डिसाइड हो गई हुई है, उसमें कोई पॉलिटिकल फिगर बैठे, नॉन पॉलिटिकल बैठे, फ़र्क कोई नहीं पड़ना। और पॉलिटिकल लोग बैठे होते तो वो डबल काम कर सकते थे, वो पॉलिटिकली भी चीज़ों को देख रहे होते और लीगल एडवाइस भी कहीं और से ले लेते जब उन्हें ज़रूरत पड़ती। तो इन द फर्स्ट प्लेस ही फिर वहाँ पे लॉयर्स को बिठा देते। मेरे ख्याल है, मैं इसकी जो लार्जर पिक्चर देख रही हूँ वो ये है कि सूनर और लेटर कैंपेन चलेगी पीटीआई की तरफ से अगेंस्ट द 26th अमेंडमेंट, और ये उसकी आप सिमरिंग देख रही हैं कि कभी वो जुडिशल कमीशन में लोगों को चेंज करेंगे, कभी कुछ करेंगे। इवेंचुअली पोस्ट 26th अमेंडमेंट वैसा रिलीफ जब पीटीआई को नहीं मिलेगा जैसा उन्हें पहले मिलता रहा है, तो फिर ये बात उसी डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन इस चेंज से फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला। ठीक है। इफ्तिखार साहब, आपको क्या लग रहा है कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस्तीफ़ों का सिलसिला है वो जारी है, अपनी अपनी मंतक पेश की जा रही है कि इस वजह से इसको हटा के दूसरे शख्स को रखा जा रहा है। अब जुडिशल कमीशन में बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफ़र, आपको लगता है कि इससे कुछ डिफरेंस क्रिएट होगा? देखें, टैक्टिकल मूव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि ये इतना कोई रैंडम मूव है या इसके पीछे कोई सोच नहीं है। अब ये एक मूव है जो इस सारे प्रोसेस को ऑब्वियसली कंट्रोवर्शियल करने के लिए है, और कंट्रोवर्सी इसलिए पैदा करने के लिए क्योंकि उनका एक बेसिक मुतालबा भी है और उनकी जो अपनी एक रिक्वेस्ट है जो वो इन्फोर्स कराना चाहते हैं कि जो जुडिशल निज़ाम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो वो पब्लिकली ये दिखाने की कोशिश करेंगे। आप कह रही हैं कि 2 नाम नॉमिनेट जो है वो की गई हैं। मैंने अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन देखा नहीं है कि जिसमें इन दोनों को अभी तक तकर्रुरी इनकी जो है वो की हुई, शायद मैंने देखा नहीं है। नहीं, तकर्रुरी नहीं हुई है, लेकिन 2 रोज़ कबल पीटीआई ने कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर और उनका नाम दिया है, सेनेटर अली जफ़र का नाम। लेकिन मेरे ख्याल में जहां तक मेरी बात हुई है आज शाम को तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से, वो शायद इन स्लॉट्स को जो है वो खाली रखेंगे, और वो खाली इसलिए जो है वो रखना चाहेंगे ताकि एक तो ये प्रोसीडिंग्स जो है वो डिले हो,
और इस पूरे प्रोसेस को जो है वो अपने पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग वी नेवर नो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल ऐसा है कि उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, कभी भी यू टर्न ले सकती है। तो लेट्स सी क्या होता है। कंटिन्यू कीजिएगा बात। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये इस सारे प्रोसेस को, और मेरे ख्याल में जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके खिलाफ वो मुहिम जो है वो शुरू नहीं होगी, वो ऑलरेडी जो है वो शुरू है। तो वो उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे और ये आइडिया देंगे कि जब उनके खिलाफ ये केसेस खुलेंगे और अभी इस किस्म के जो आईनी बेंच जो है वो फैसले करेगी, क्योंकि उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग पेंडिंग इश्यूज हैं, तो उसके जब फेवरेट फैसले नहीं आएंगे तो इसी को जो है वो कोसेंगे कि गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी के जजेस लगाए हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नारा जो है वो बुलंद करेंगे। मेरे ख्याल में वो इसे दो अचीवमेंट्स जो है वो करेंगे। एक तो जो उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ जो मुहिम है उसमें अपने फॉलोअर्स को और अपने जो उनके पार्टी वर्कर्स हैं उनको मुतहिद रखने की कोशिश करेंगे, ये आइडिया देने के लिए कि ये सारा प्रोसेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज है। दूसरा, अगर फ्यूचर में कुछ मोबिलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो जरूर इस पहलू को जो है वो इस्तेमाल करेंगे। चलें देखते हैं। आदिल साहब बताइएगा कि बैरिस्टर गौहर तो कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जा रही हैं, धड़ेबंदी की बातें की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि ये बात दुरुस्त है? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ एक शख्सियत की जमात है और उसी के नाम पर वोट पड़ता है, बाकी तो किसी की कोई ना पॉलिटिकल हैसियत है ही नहीं। वो इमरान खान इक़्तिदार में आने से पहले जो है वो भुट्टो को जो है वो आइडियलाइज़ करते थे। उनका ख्याल था कि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है खंबे को भी खड़ा कर देते थे तो वो जीत जाता था। तो सेम सिचुएशन में तहरीक इंसाफ भी उसी तरह की पोजीशन में चली गई कि इमरान खान ने जिसको खड़ा किया वो इलेक्शन जीत गया। तो बेसिकली तो अब बाकी किसी की कोई हैसियत नहीं। वक्ती तौर पे, यकीनी तौर पे अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना तो वो हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम जो मुस्तकबिल में हो सकती थी किसी वजह से, या कानून साजी में जो किसी जगह पे रुकावट आ सकती थी, उसमें कोई फेवर मिल सकती है फॉरवर्ड ब्लॉक से। अदरवाइज कोई इसका कोई पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आपने देखा है अभी 26वीं तरमीम के ऊपर के जिस तरह से जिसने भी इस्टेब्लिशमेंट कह लें आप उसको, कि उसने तहरीक इंसाफ के लोगों को एंगेज किया और उनसे वो वोट कास्ट करवाए, तो वो तो फिर वो किसी वक्त भी हो सकता है। उसके लिए फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तो ज़रूरत अब नहीं है। इसमें जो सिर्फ इनकी आपस के इख्तलाफात हैं वही हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ मुझे नहीं नज़र आता कि कोई ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। अच्छा, ये भी खबरें हैं ज़ुनैरा साहिबा कि शायद फवाद जो है वो पार्टी को ज्वाइन करें। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ये फैसला इमरान खान करेंगे। तो ऐसी कोई र्यूमर या ऐसी कोई अफवाह है या ऐसा आपको लगता है कि हो सकता है फवाद चौधरी पार्टी में वापस हमें नज़र आएँ? वेल जवेरिया, टॉकिंग ऑफ पीटीआई कुछ भी हो सकता है। टू मी माई स्ट्रेट आंसर इज़ दैट। और अगर पिछले कुछ अरसे की आप पॉस्चरिंग देखें तो फवाद साहब ने जिस तरह लीड ली हुई है उनको डिफेंड करने की, वो उस सबसे डिफरेंट है जो लोग छोड़ के इनिशियली आईपीपी में गए थे। तो वो आखिर इतनी देर से जो उनका साथ दे रहे हैं वो बाहर बैठे रहने के लिए तो नहीं दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये कि जो उनके भाई हैं वो बानी पीटीआई के वकील हैं, और कोई मिल सक रहा हो या ना मिल सक रहा हो वो जाके मिल आते हैं उनसे। तो ये पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है, लेकिन इस वक्त इन फाइटिंग इतनी ज़्यादा है, पीटीआई में ग्रुपिंग इतनी ज़्यादा है कि वो कौन होगा जो आ जाए और उसको कोई स्पेस भी दे दे और उसको एक्सेप्ट भी कर ले, जब उनकी बहनों और अहलिया की एक्सेप्टेंस पे इतनी प्रॉब्लम है। तो मुझे नहीं मालूम कि कोई बाहर, क्योंकि पहले भी ग्रुपिंग थी। फवाद साहब का एक अपना ग्रुप था, अज़हर मशवानी एक डिफरेंट ग्रुप था, वी ऑल नो दिस। तो हो तो कुछ भी सकता है, और ये लब्बैक कहते भी हैं कि हमारे बानी ने कह दिया तो बस बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन प्रैक्टिकली ये जो ताकत का नशा होता है ये बहुत बुरा होता है, और असेंबलियों में बैठे हुए लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा कि किसी नए बंदे की वो क़यादत तस्लीम कर लें। हाँ, वो शामिल ज़रूर हो सकते हैं, किस रोल में होते हैं दिस आई कैन नॉट से फॉर नाउ। इफ्तिखार साहब, आपके पास क्या खबरें हैं? हम मुस्तकबिल देख सकते हैं फवाद चौधरी की वापसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? देखिए, उन्होंने ट्राई भी बहुत की है और वो कोशिश अभी तक जो है वो जारी है। जहाँ तक मेरी मालूमात है तो ये एक पॉसिबिलिटी है, बल्कि पॉसिबिलिटी नहीं है बल्कि अनकरीबी एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होगा। लेकिन जिस तरीके से फवाद चौधरी जो है अपने आप को उन्होंने पोस्चर किया है
उनके भाई शायद तहरीक इंसाफ के वकील होंगे भी, लेकिन इस पर भी काफ़ी क्रिटिसिज्म जो है वो की गई है कि उनके भाई जो है वो वकील क्यों हैं। और बहुत सारी चीज़ें इंटरनली हमने देखा सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अपने भाई के ऊपर जो है वो गालम गलौज जो है वो करना। बज़ाहिर तो तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनना तो मेरे ख्याल में नामुमकिन है, लेकिन धड़ेबंदी जो है वो एक एक्चुअल रियलिटी है। जहाँ तक पोस्ट धरना सिनेरियो है पीटीआई के अंदर, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि जो धड़ेबंदी कुछ थी, वो धरने के उनके नज़दीक जो धरने में फेलियर आया और जो वापसी हुई, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के ऊपर इंटरनल पार्टी क्रिटिसिज्म भी है और इमरान खान की जो बातें हैं वो भी काफ़ी करख्त जो है वो नज़र आई हैं। बल्कि जो लोग पार्टी के इंटरनल जो और मीटिंग्स से यही कहा निकल जा कर रहा है आते हैं। कि इस एहतजाज और धरना जो भी इसको कह लें, इसकी की मेन वजूहात भी यही हैं। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फ़लस्तीन की सूरत हाल पे बात करेंगे। क्या कुछ हो रहा है आलमी मंजरनामे पे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। फ़लस्तीन की सूरत हाल ये है कि इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है और थमने का नाम नहीं ले रहा। कल हमने डिस्कस किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरे ओहदा संभालने तक अगर इसराइली यरगमाली रिहा नहीं होते तो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बहुत अबतर होगी, जहन्नुम बना दिया जाएगा। और आज फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने यह ऐलान किया है कि वो सऊदी अरब के साथ मिलकर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मुश्तरका कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। ज़ुनैरा, सवाल ये है कि क्या फ़लस्तीन की जो रियासत है फ्रांस इसको तस्लीम करेगा? गिवन द सरप्राइजेस दैट वी गॉट जब से ये वॉर शुरू हुई है और हमने जो बहुत ही एक हौलनाक और खौफनाक चेहरा देखा है इस दुनिया का, उसको अगर जहन में रखें तो दिस इज़ अ पैरेलल बॉडी जिसके ज़रिए से ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ इज़राइल, द स्टेट ऑफ इज़राइल एंड द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द इज़राइल एंड मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, इसकी कोशिश की जाएगी। इमैनुअल मैक्रोन पिछले काफ़ी अरसे से ऐसी पोस्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि फ़्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर आप बाहर निकल के पैलेस्टाइन का फ्लैग भी नहीं लहरा सकते। तो कहाँ तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा वही वाली ड्राइव है जो हमने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में देखी, और कहाँ आप कह रहे हैं कि हम अलग ब्लॉक बना रहे हैं, स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज़ करेंगे। मेरे ख्याल में ये होगा बिकॉज अभी से गाज़ा और खान यूनस, इन सब जगहों के ऊपर जो हालात हैं, इट हैज़ टर्न इनटू अ मैस ग्रेव, वो एक ग्रेवयार्ड बन चुका हुआ है और वहाँ पे कोई लाइफ तो रही नहीं है। जो थोड़े बहुत लोग रह गए हैं वो भी ज़िंदा रहने के लिए ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ जाके वो आबाद हो सकें। सो बाय द टाइम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वुड कम इन, तब तक सिचुएशन और वर्स हो चुकी होगी और फिर ट्रंप उसको मज़ीद ख़राबी की तरफ लेके जाएंगे अगर पैलेस्टीनियंस जो हैं वो वहाँ से इवैक्यूएट नहीं करते और गिव अप नहीं करते। ये साथ साथ एक मंत्रा चलता रहेगा कि जी हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि ये इज़राइल के लिए भी अच्छा है, ये फ़लस्तीन के लिए भी अच्छा है। सवाल ये है कि जब फ़लस्तीनी ही नहीं रहेंगे, जब आप उन सबको मार ही देंगे, तो उसके बाद फिर वहाँ पे स्टेट का आप क्या करेंगे? तो ये सारा एक आई वॉश है दुनिया को दिखाने के लिए। सऊदी अरेबिया को भी कवर की ज़रूरत है बिफोर दैट के वो नॉर्मलाइज करे अपने रिलेशनशिप्स विद इज़राइल, लेकिन ये कोई अच्छी खबर नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मूव है इन माय। आपको लग रहा है पॉलिटिकल मूव है? आदिल साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल, जिस तरह से ज़ुनैरा भी बता रही हैं, फ्रांस की जानिब से दिया गया है, दो रियासती हल कहा जा रहा है, इस मसले का हल जो है वो दो रियासती हल में छुपा हुआ है। तो ये एक मूव हो सकती है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसराइल को भी एज अ रियासत तस्लीम किया जाए, फिर फ़लस्तीन को भी, और फिर वही बात कि फ़लस्तीनी जब रहेंगी नहीं तो वहाँ पे रियासत तस्लीम अगर हो भी जाती है तो क्या किया जाएगा उसका? देखें, जो सऊदी अरब और फ्रांस ने जिस चीज़ पर एग्रीगेट 2025 जून 2025 की बात हो रही है, अभी 6-7 महीने हैं इस कॉन्फ्रेंस में। उस वक्त तक पता नहीं फ़लस्तीन में कुछ बचेगा भी कि नहीं बचेगा। तो ये सिर्फ फेस सेविंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सऊदी अरब ने ये जो मशरूत एक बात की है कि अगर फ़लस्तीनी रियासत को जो है वो बनाया जाएगा तो उसके बदले में जो है इसराइल को एक्सेप्ट किया जाएगा। असल जो मूवमेंट है वो ये है कि अगर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया जाए तो क्या उसके बदले में जो अरब मुल्क हैं, जो या मुसलमान ममालिक हैं, कि वो इसराइल को तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे। असल तो ये मूवमेंट है।
कि बिल्कुल। इसराइल को जो है वो तस्लीम कराना है। लेकिन अब देखते हैं, चाहे तो सऊदी अरब समेत तमाम अरब ममालिक अपना कोई रोल प्ले करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक के जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, उसमें अगर फ़लस्तीनी रियासत बन भी गई तो उसको मिलेगा क्या? पहले ही सारा इलाका जो है वो इसराइल के कब्जे में जा चुका है। इसराइल कितने बड़े एरिया के ऊपर एक्सेप्ट करता है कि वहां पर जो है फ़लस्तीन का झंडा लगा के उसकी रियासत को तस्लीम कर लिया जाए? तो ये अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो वहां पर सिर्फ तबाही है और कत्लो गारत है, शहादतें हैं, सिर्फ इसके अलावा तो अभी कुछ भी नहीं है, और बर्बरियत पर पूरी दुनिया खामोश बैठी है। बिल्कुल ऐसी ये दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इफ्तिखार साहब बताया कि बड़ा वाइज मूव है यूरोप की जानिब से, ये सिर्फ इसराइल को एज अ रियासत तस्लीम कराने की वजह से ये स्टेटमेंट दी गई है। पोस्ट यूएस इलेक्शन और उसके जो रिजल्ट सामने आए हैं, बहुत कम लोगों ने ऐसा कभी सोचा होगा कि एक दूसरे मुल्क के अंदर जो बर्बरियत होती है वो लोकल पॉलिटिक्स को जो है वो मनूवर कर सकती है या उसमें चेंजेस लेकर आ सकती है। फ्रांस और जर्मनी के अंदर अगर आप देख भी लें, उनकी गवर्नमेंट्स के स्टैंसेस के मुताबिक उनके पब्लिक सेंटिमेंट्स जो है वो नहीं है। और फ्रांस के अंदर ऑब्वियसली एक सिचुएशन है, एक पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। तो फ्रांस तो ऑब्वियसली उनका बनता है कि वो दुनिया को भी दिखाने के लिए और अपने लोकल पॉपुलेशन को भी उसको एक उनको हाईलाइट देने के लिए कि क्या वो मेहनत कर रही है इस सारे अलमिया को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन जो टू स्टेट सोल्यूशन की जो बात हो रही है, मेरे ख्याल में वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि यूरोप के अंदर हमेशा से जो एक नैरेटिव जो है वो बना रहा है वो वन स्टेट सोल्यूशन बिल्कुल के ऐसी, और जो फ्रांस की एरिया। जानिब से भी ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, ये सिर्फ दुनिया के लिए एक दिखावा है। जिन मेरे पैनल की राय आपने जानी, तमाम स्टोरीज पे इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पानी।